कुएं पर औरतें पानी भर रही हैं। पास में दो बहनें, बड़ी बहन सरला और छोटी बहन मीरा, धीमे धीमे बात करती हैं। गांव सोनापुर में सुबह की हवा में मिट्टी और धुएं की हल्की गंध घुली रहती थी और हर कोई दो बहनों की शादी की बातें कर रहा था। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब सरला की विदाई का समय आ गया था। घर के बाहर सभी लोग खड़े थे। सरला की आंखें नम थीं। जाने से पहले वो अपनी छोटी बहन मीरा के पास गई। मीरा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब तो तू खुश होगी ना? बचपन से भले ही हमारी ज्यादा नहीं बनी, लेकिन तू मेरी छोटी बहन है। मेरे जाने के बाद माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, अब ये घर तेरे भरोसे है, इसे प्यार से संभालना। सरला की बातें सुनकर मीरा बाहर से तो चुप रही, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आखिरकार ये दिन आ ही गया। अब दीदी इस घर से चली जाएंगी। इस घर में मेरा ही राज होगा। जो चाहूंगी वही होगा। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। थोड़ी ही देर बाद सरला की विदाई हो गई। विदाई के बाद सरला अपने ससुराल पहुंच गई। घर में उसके स्वागत की तैयारियां पहले से ही हो चुकी थीं। नई बहू के आने से घर का हर सदस्य बहुत खुश था। आजा बहू, तेरे आने से इस घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब हमारे घर में अच्छे दिन आएंगे और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। माँ जी, अब मैं भी इस घर की बेटी हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में हमेशा प्यार और खुशियाँ बनी रहें। तभी सरला का पति राघव अपनी माँ के पास आया। चलो माँ, अब खाना खा लेते हैं। काफी देर हो गई है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, चलो। बहू भी थक गई होगी। पहले सब लोग साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। इसके बाद सरला, राघव और घर के बाकी सदस्य दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग हंसी खुशी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। दूसरी तरफ सरला के ससुराल जाने के बाद मीरा के मन में लालच और अजीब अजीब विचार आने लगे। वो अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अगले दिन मदनपुर गांव के किनारे भैरव सिंह नाम का एक खतरनाक आदमी रहता था। गांव के गरीब और अनपढ़ लोग जब पैसों की तंगी में फंस जाते तो वे अपनी जमीन के कागज लेकर उसके पास पहुंचते। उन्हें लगता था कि भैरव सिंह उनकी मदद करेगा और जमीन के बदले अच्छे पैसे दिलवा देगा। लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन भैरव सिंह का असली काम ही लोगों को धोखा देना था। वो मीठी मीठी बातें करके उनके जमीन के कागज अपने पास रख लेता और बाद में मुकर जाता। एक बार जिसके कागज उसके हाथ लग जाते, उन्हें वापस पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। तभी गांव का गरीब किसान रामू उसके पास पहुंचा। भैरव भैया, घर में बहुत परेशानी है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये मेरी जमीन के कागज हैं। आप कह रहे थे कि अच्छे पैसे दिलवा दोगे। अरे रामू, तू बेफिक्र रह, मैं हूं ना। तू ये कागज मेरे पास छोड़ दे, कुछ दिनों में तुझे पैसे मिल जाएंगे। भोला भाला रामू उसकी बातों में आ गया और कागज उसे सौंप दिए। कुछ दिनों बाद रामू अपने पैसे लेने वापस आया। तभी वहां कुछ और गांव वाले भी पहुंच गए। भैरव भैया, अब तो मुझे मेरे पैसे दे दो। मेरी बेटी की शादी है, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। भैरव, मेरे कागज भी तेरे पास हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। कौन से कागज, कौन से पैसे? तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे पास किसी के कोई कागज नहीं है। निकलो यहाँ से। बेचारे गांव वाले मजबूर होकर खाली हाथ लौट जाते थे। भैरव सिंह की चालाकी और डर के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता था। तभी मीरा अपने हाथ में पुराने जमीन के कागज लिए भैरव सिंह के अड्डे पर पहुंच गई। भैरव सिंह की नजर जैसे ही उन कागजों पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अरे बिटिया, तुम इधर कैसे? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? हाँ साहब जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे बताओ बिटिया, जो मदद होगी मैं जरूर करूंगा। पूरे गांव में लोग मेरे पास भरोसा करके आते हैं। साहब जी, मेरे पास कुछ जमीन के कागज हैं। मैं उस जमीन को बेचना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि पूरे गांव में आप ही ऐसे आदमी हैं जो लोगों का काम ईमानदारी से करते हैं और अच्छे पैसे दिलाते हैं। मीरा की बातें सुनकर भैरव सिंह मन ही मन खुश हो गया, लेकिन चेहरे पर मासूमियत दिखाते हुए बात करने लगा। अरे बिटिया, लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। जो भी मेरे पास आता है, मैं उसका काम अपने काम की तरह करता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी जमीन के अच्छे पैसे मिलेंगे।
साहब जी, सच बताऊं तो ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई है। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अब घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये कुछ पुराने जमीन के कागज हैं। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटिया जो मेरे पास आ गई, वरना लोग तो ठग लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे इन सब बातों की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए मैं आप पर भरोसा करके आई हूँ। और यही भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। भैरव सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वाह, लगता है आज तो बहुत बड़ा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। ये लड़की बिल्कुल भोली है। इसके हाथ में जो कागज हैं, अगर ये मेरे हाथ लग गए तो फिर ये कभी वापस नहीं मिलेंगे। साहब जी, ये रहे सारे कागज। मैं आपको ये भरोसे के साथ दे रही हूँ। मुझे बस मेरे पैसे सही समय पर मिल जाएं, यही मेरे लिए काफी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटिया, अब ये काम मेरा है। कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। ठीक है साहब जी, मैं आप पर भरोसा करके ये कागज छोड़ रही हूँ। उम्मीद है आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इतना कहकर मीरा वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वो गई, भैरव सिंह जोर जोर से हंसने लगा। एक और शिकार मेरे जाल में फंस गया। अब ये लड़की चाहे जितनी कोशिश कर ले, इसके कागज इसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन मीरा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैरव सिंह गांव के लोगों के साथ ऐसा ही करता था। लोग भरोसा करके अपने जमीन के कागज उसके हवाले कर देते थे और बाद में वो उन्हें धोखा देकर उनके कागज हड़प लेता था। मीरा भी उसकी सच्चाई से अनजान थी। उसने भी भरोसा करके अपने जमीन के कागज भैरव सिंह को सौंप दिए थे, बिना ये जाने कि यही भरोसा आगे चलकर उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। दूसरी तरफ सरला अपने ससुराल में बहुत खुश थी। घर में सब लोग उससे प्यार करते थे और दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसने सरला को चिंता में डाल दिया। सरला, एक बात पूछनी थी। शादी के समय तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि दहेज में जो जमीन के कागज देने वाले हैं वे अभी तैयार नहीं हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि कुछ दिनों बाद वे खुद मुझे वे कागज दे देंगे। हाँ जी, मुझे भी याद है। पिताजी ने कहा था कि कुछ काम बाकी है, इसलिए वे बाद में कागज दे देंगे। मुझे तुम्हारे पिताजी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो वादा किया है उसे जरूर निभाएंगे। तुम एक बार उनसे पूछ लेना कि वे कागज कब तक देंगे। ठीक है जी, मैं आज ही पिताजी से बात करूंगी। सरला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन जमीन के कागजों को उसके पिता ने दहेज के वादे के तौर पर बाद में देने की बात कही थी, वे अब घर में नहीं थे। राघव की बात सुनने के बाद सरला ने उसी समय अपने पिताजी को फोन लगाया। हेलो, कैसी है मेरी बेटी? ससुराल में सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नमस्ते पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी और राघव भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा। बस तू हमेशा खुश रहना, यही हमारी दुआ है। पापा जी, एक बात कहनी थी। आपने शादी से पहले कहा था कि जो जमीन के कागज हैं वो मुझे दे देंगे। अभी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ससुराल वाले भी पूछ रहे थे। मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? अरे बेटा, तू इसकी चिंता बिल्कुल मत कर। मैंने तुझसे जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। नहीं पापा जी, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। बस इसलिए पूछ लिया क्योंकि मुझे लगा शायद आप काम में व्यस्त होंगे और कहीं भूल न गए हों। अरे पगली, बाप अपनी बेटी से किया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। वो कागज तो तुझे देने ही हैं। अभी तक बस काम काज में थोड़ा समय निकल गया। ठीक है पापा जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जब ठीक समझे तब दे दीजिए। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। वो कागज तो घर की अलमारी में ही रखे हैं। मैं अभी निकाल कर देखता हूँ और जल्दी ही तुझे भेज दूंगा। ठीक है पापा जी, और माँ का भी ध्यान रखिएगा। मैं बाद में उनसे भी बात करूंगी। हाँ बेटा, तू अपनी चिंता मत कर। यहाँ सब ठीक है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। फोन रखने के बाद रामप्रसाद ने अपनी पत्नी सावित्री को आवाज लगाई। अरे सुनो, अभी सरला का फोन आया था। वह जमीन के कागज के बारे में पूछ रही थी। मैंने उससे कह दिया कि जल्दी ही उसे दे दूंगा। हाँ जी, वैसे भी वो कागज देना तो बाकी था। आपने उन्हें अलमारी में ही रखा था ना? हाँ, हमारे बेडरूम की अलमारी में ही रखे हैं। जाकर ले आओ। मैं अभी सरला को वापस फोन करके बता देता हूँ।
सावित्री जल्दी जल्दी कमरे में गई और अलमारी खोली, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा उसके होश उड़ गए। अरे ये क्या, यहाँ तो कागज ही नहीं है। वो तुरंत घबराकर जोर जोर से रामप्रसाद को आवाज लगाने लगी। सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ, देखो अलमारी में तो कोई कागज नहीं है। सावित्री की आवाज सुनकर रामप्रसाद घबराए हुए कमरे में पहुंचे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कागज आखिर गए कहाँ। देखो जी, मैंने पूरी अलमारी देख ली, इसमें कागज नहीं है। आखिर कागज गए कहाँ? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपने हाथों से यहीं रखे थे। मैं भी वही कह रही हूँ, हर जगह देख लिया लेकिन कागज नहीं मिले। अजीब बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इन्हें इसी अलमारी में रखा था। अब क्या करेंगे? उधर सरला के ससुराल वाले भी कागजों के बारे में पूछ रहे हैं। पहले शांति से सोचता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल जाए। एक बार मीरा से पूछ कर देखते हैं, हो सकता है उसे कुछ पता हो। दोनों तुरंत मीरा के कमरे में पहुंचे। बेटी मीरा, वो जमीन के कागज जो अलमारी में रखे थे, क्या तूने कहीं देखे हैं? नहीं माँ, मैंने तो कोई कागज नहीं देखे। मुझे तो पता भी नहीं कि आप किस कागज की बात कर रही हैं। अच्छी तरह सोचकर बता बेटा, वो कागज बहुत जरूरी है। सच कह रही हूँ पापा जी, मुझे कुछ नहीं पता। मीरा बाहर से मासूम बन रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब इन्हें क्या पता चलेगा? कागज तो मैं बहुत पहले ही भैरव सिंह को दे चुकी हूँ। अब ये लोग चाहे जितना ढूंढ लें, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब क्या करेंगे? सरला के ससुराल से भी बार बार कागजों के बारे में पूछा जा रहा है। यही तो चिंता है। मैंने अपने दामाद को वचन दिया था, अगर कागज नहीं मिले तो मेरी बात का भरोसा टूट जाएगा। तो अब क्या सोच रहे हो? मैं राघव को फोन करके 2-3 दिन का समय और मांग लेता हूँ। उसे कह दूंगा कि कुछ जरूरी काम अटक गया है, लेकिन मैं खुद उसके घर जाकर कागज दे दूंगा। ये कहकर पिताजी वहां से चले गए, लेकिन मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे लगा कि उसका झूठ छिप गया है, मगर उसे नहीं पता था कि यही झूठ जल्द ही उसके पूरे परिवार को बड़ी मुसीबत में